हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो हम कर रहे थे सितंबर मंथ का करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर और ये क्या है, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड सोशल इश्यूज वगैरह कर लिए थे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हो गया था। अब बस बाकी हमारा कल्चर, जिसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट करूंगी। उसके बाद एथिक्स एंड स्कीम इन न्यूज़, रेजिडेंट पर्सनालिटी न्यूज़ एक वीडियो में हो जाएगा। और सभी वो कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट मैं मर्ज करके वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कल्चर का। तो ये रहा कल्चर। हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 1924 को सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाने तो पृष्ठभूमि, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा नामक स्थल से की थी। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता के कई स्थलों में कांसे की बनी हुई वस्तुएं पाई गई हैं। कांसा तांबा टीन से बनी एक मिश्र धातु है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में था। इसके 2000 से अधिक स्थलों को भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खोजा गया है। इसके अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी की घाटियों के बीच में खोजे गए, और अफगानिस्तान में खोजा गया इसके अधिकांश भाग सिंधु सरस्वती नदी घाटी के बीचों में खोजे गए हैं, तो पता ही है। सभ्यता का विस्तार, इस सभ्यता का विस्तार जम्मू में मांडा, और महाराष्ट्र में दहमाबाद, दक्षिणी तक उत्तर प्रदेश में आलमगीर सबसे पूर्वी है, पाकिस्तान सुतगा गेंडोर में तक था। कई विद्वानों के अनुसार ये सभ्यता 6000 से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। पुरातात्विक खोजों को हड़प्पा संस्कृति में क्रमिक विकास का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित कालखंड में विभाजित किया जा सकता है। प्राक हड़प्पा, जो 6000 से 2600 ईसा पूर्व था, ये सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण था। परिपक्व हड़प्पा, जो 26000 से 1900 ईसा पूर्व था, ये सभ्यता का नगरीय चरण था, जो सबसे समृद्ध काल भी था। तथा उत्तरवर्ती चरण 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व था, इसे उत्तर हड़प्पा काल भी कहा जाता है। प्राचीन सभ्यता का काल, मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत 400 ईसा पूर्व हुई थी। मिस्र सभ्यता की शुरुआत 3000 ईसा पूर्व हुई थी। और ये देख सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता है, ये 3000 से 2000 ईसा पूर्व थी। फिर है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो नगर नियोजन और स्थापत्य के बारे में, नगर नियोजन एक ग्रिड पैटर्न में था। आयताकार ग्रिड पैटर्न में बसे हुए और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। पकी हुई ईंटों का उपयोग, मिट्टी की पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था, जिसे जिप्सम के मोर्टार से जोड़ा जाता था। समकालीन मिश्रण में धूप से सुखाई गई ईंटों का उपयोग किया जाता था। सभी घरों में सड़क की नालियों से जोड़ने वाली भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। इसमें दुर्गीकृत नगर, अनागार, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार, बहुमंजिला इमारतें शामिल हैं, जो इस सभ्यता के स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन करती है। कृषि है। खेतों की जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से की जाती थी। मुख्य फसलें हैं गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मैसूर, चना, तेल। हड़प्पा वासियों ने ही विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। यूनानी से शिंडोन कहते हैं। जानवरों को पालतू बनाना, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधे, गुब्बड़ वाले बैल, ऊंट आदि पाले जाते थे। हड़प्पावासी हाथी और गैंडे से भी परिचित थे। हड़प्पावासी कताई नाव बनाने, मुहर बनाने, टेराकोटा निर्माण, स्वर्णकारी मनका बनाने आदि में दक्ष थे। मनके बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की विविधता उल्लेखनीय है। उदाहरण के लिए कार्नेलियन, सुंदर लाल रंग का पत्थर, जैस्पर, क्रिस्टल, कार्च और सेलखड़ी, कांस्य, तांबा, कांस्य, स्वर्ण जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और टेराकोटा या पकी हुई ईंट इत्यादि। खेतड़ी से बनी मोहरों का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, ताबीज बनाने के लिए, पहचान के रूप में तथा शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया गया था। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। कला है। कांसे की ढलाई, हड़प्पावासियों ने कांसे की ढलाई के लिए लुप्त मोम विधि या साइड पॉट्सों का इस्तेमाल किया था। और इस तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, जो त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी है। पत्थर की मूर्तियां मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति की पहचान एक पुजारी के रूप में की गई थी। इस मूर्ति में सिलखड़ी से बनी हुई हड़प्पा भी लाल बलुआ पत्थर से बने एक पुरुष के धड़ का अवशेष प्राप्त होता है। टेराकोटा की मूर्तियां हैं, माता देवी, सिंह वाले देवता का मुखौटा, खिलौने आदि हैं। व्यापार और वाणिज्य, आंतरिक और विदेशी व्यापार, मानकीकृत वजन या माप के उपयोग ने व्यापार व वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया है। विदेशी व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था। मेसोपोटामिया को बिलियोका में सिंधु क्षेत्र को मेहलुआ कहा जाता है, और इसके अलावा दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्रों दिलमुन
बहरीन और माखन का भी उल्लेख मिलता है। हड़प्पावासी अनाज, आभूषण और मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करते तथा पतले तांबे और कीमती पत्थरों का आयात करते थे। धर्म एवं संस्कृति देवता इस सभ्यता के लोग मोहरों पर अंकित योगी मुद्रा में बैठे पुरुष देवता पशुपति तथा टेराकोटा की मूर्तियों पर उत्कीर्ण माता देवी की पूजा करते थे। हड़प्पावासी समाज में लिंग पूजा भी प्रचलित थी। हड़प्पा के लोग किसी भी स्थल में किसी भी प्रकार के मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। प्रकृति पूजा हड़प्पावासी द्वारा वृक्षों, पीपल और पशुओं की पूजा की जाती थी। लेखन प्रणाली चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पाई लिपि जो है बैस्ट्रो फेडन शैली में लिखी गई है, यानी एक पंक्ति दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और देखेंगे इसकी महत्व तो दक्षिण एशिया मानव बसावट का प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करती है। इसके उन्नत नगरीय नियोजन आगे के नगरीय विकास की अवधारणाओं को प्रभावित करता है। यह प्राचीन विश्व में व्यापक व्यापार नेटवर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन शमन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में संबंधित चुनौतियां क्या हैं? हड़प्पाई लिपि भाषा की समझ का अभाव। इसमें हड़प्पा सभ्यता की भाषा, संस्कृत, मान्यताओं के बारे में हमारी समझ सीमित हो गई है। अस्पष्ट पदानुक्रम का अभाव। हड़प्पा सभ्यता में बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर किलेबंद बस्ती थी, दूसरी कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। इस कारण एक केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकरण या स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम का कोई निश्चित प्रमाण नहीं था। महिलाओं की भूमिका। यद्यपि शिल्पों और मोहरों पर महिलाओं का कुछ चित्र मिला, लेकिन उनकी सटीक स्थिति तथा अधिकारों का कोई स्पष्टता नहीं है, बनी हुई है। अस्पष्टता मतलब बनी हुई है। और हड़प्पा सभ्यता का पतन, मृदा की उर्वरता में गिरावट, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, आर्यों द्वारा आक्रमण जैसे कई कारणों को हड़प्पा सभ्यता के लिए पतन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उत्खनन संबंधी चुनौतियां हैं। सीमित उत्खनन है। भारत पाकिस्तान सीमा, स्थानीय विकास जैसे राजनीतिक और भौगोलिक कारकों में अधिक व्यापक पुरातत्व कार्यों का बाधा उत्पन्न की है। कलाकृतियों को पुनर्प्राप्त करना और वर्गीकृत करना। कई कलाकृतियां या तो पिछले उत्खनन में खो गई या फिर संरक्षण की उचित व्यवस्था न होने के कारण नष्ट हो गई। इसके अलावा कई कलाकृतियां संग्रहालय और निजी संग्रह में जमा हो गई और उनका वर्गीकरण नहीं हो सका। स्थलों का विनाश। हड़प्पा सभ्यता के स्थल हजार वर्ष में भूमि के नीचे दबे हुए थे और कई स्थल बाढ़, क्षरण या आधुनिक विकास के कारण क्षतिग्रस्त हो गए। प्रमुख नगर स्थल एवं खोजें। नगर स्थल है, वर्तमान स्थिति है, खोजकर्ता जिनके द्वारा खनन किया गया और प्रमुख प्राप्तियां। तो हड़प्पा है पाकिस्तान में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया और लाल पत्थर, बलुआ पत्थर से बना हुआ पुरुष का धड़, लिंग आकृतियां, अन्नागार, माता देवी की मूर्तियां आदि प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, 1922 में आर डी बनर्जी ने खोजा था। नगर नियोजन, दूरीकरण व जल निकास व्यवस्था, विशाल स्नानागार आदि है मिले हैं। गनवेरी वाला पाकिस्तान के चोलिस्तान में है। 1973 में रफीक मुगल ने खोजा था। टेराकोटा मिट्टी से बनी यूनिकॉर्न की मूर्तियां हड़प्पाई लिपि के साथ क्ले से बनी हुई मुड़ी हुई गोली मतलब टैबलेट आदि हैं। राखीगढ़ी हरियाणा भारत में है। ये पहली बार 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजा गया। अन्नागार काब्रिस्तान के नारिया टेराकोटा की ईंटें में आदि है। धौलावीरा है कच्चा रट गुजरात में 1968 में जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया। यह स्थल अपनी अनूठी जल संचय प्रणाली के लिए विख्यात है। इसकी वर्षा जल निकासी प्रणाली विशिष्ट है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था। इस जगह के मेगालिथिक स्टोन्स धरकर पाए गए। लोथल गुजरात में है और यह है 1955 में एस आर राव द्वारा खोजा गया। गोदीबाड़ा अग्निवेदियां पाई गई यहाँ पर। यद्यपि विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे उन्नत नगरीय समाजों में से एक हड़प्पा सभ्यता का 1300 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु इसने नगर नियोजन, शिल्प कौशल, धातु विज्ञान आदि के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसकी अपठनीय लिपि और आकस्मिक पतन से जुड़े साहसियों के बावजूद हड़प्पा वासियों ने दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक ऐतिहासिक नींव में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर भी श्री विजयपुरम किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा, क्या रहा, चलिए देखते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? श्री विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, देख सकते हैं भैया। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम की घोषणा की है। ज्ञातव्य के राज्यों के गांवों, कस्बों, शहरों, रेलवे स्टेशनों आदि का नाम बदलने संबंधित प्रक्रियाओं के केंद्रीय और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई राज्य किसी स्थान का नाम बदलने संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजता है तो मंत्रालय प्रस्तावित नाम अपनी अनापत्ति प्रदान करता है और उसके बाद वह राज्य सरकार नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करती है। नाम बदलने का उद्देश्य है भारत को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने के लिए निर्णय लेना।
और जहाँ पोर्ट ब्लेयर नाम औपनिवेशिक विरासत से जुड़ा है, वहीं विजयपुरम नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशिष्ट भूमिका का प्रतीक है। श्री विजयपुरम और उसका सांस्कृतिक महत्व बात करें तो श्री विजय एक साम्राज्य का प्राचीन नाम था, जिसका केंद्र सुमात्रा में था। इस साम्राज्य का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में था। बौद्ध धर्म के विस्तार में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा माना जाता है कि चोल शासकों द्वारा इसकी बंदरगाहों पर नौसैनिक हमलों के बाद 11वीं शताब्दी के ईस्वी में आसपास साम्राज्य का पतन हो गया था। श्री विजय पर चोल आक्रमण भारत के इतिहास की एक अनोखी घटना थी, क्योंकि इसके पहले दक्षिण पूर्व एशियाई साम्राज्यों के साथ भारत के शांतिपूर्ण संबंध थे, जो लगभग एक सहस्त्राब्दी तक भारत के इस मजबूत सांस्कृतिक प्रभाव में रहे। पोर्ट ब्लेयर औपनिवेशीकरण के बारे में जाने तो 18वीं शताब्दी के अंत में अंडमान सागर का सर्वेक्षण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आर्चिबाल्ड ब्लेयर को नियुक्त किया गया था। उसने अंडमान द्वीप समूह का सर्वेक्षण किया और प्राकृतिक बंदरगाह की खोजी। उसका नाम पोर्ट कॉर्नवालिस रखा। इन द्वीपों पर उपनिवेश बनाने का पहला प्रयास किया गया और चैथम द्वीप पर एक उपनिवेश स्थापित किया गया। बाद में इस उपनिवेश को उत्तरी अंडमान के पोर्ट कॉर्नवालिस में स्थानित कर दिया गया। उसका नाम उद्देश्य नौसैनिक अड्डा बनाया गया। हालांकि 1796 में बीमारी और उच्च मृत्यु दर के कारण उपनिवेश बस्ती को छोड़ दिया गया। 1857 में विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस उपनिवेश बस्ती को फिर से खोल दिया ताकि विद्रोहियों को दंड स्वरूप यहाँ भेजा जा सके। उन्होंने पहले वाइपर द्वीप पर एक जेल स्थापित कर दिया। बाद में 1908 पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल काला पानी के नाम से प्रसिद्ध का निर्माण किया। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर की औपनिवेशिक विरासत। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश बिंदु है और इस जगह पर का पोर्ट ब्लेयर नाम ब्रिटिश मतलब नौसैनिक सर्वोत्तम और बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया। पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल स्थित है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस पर कई स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद रखा गया था। वर्तमान में सेलुलर जेल जो है ये ठीक है, यहाँ कैद रखा मतलब ठीक है। वर्तमान सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय में बदल दिया गया है। वर्तमान में ये जेल इसमें कैद रहे वीर नायकों की कहानियां और उनके द्वारा सहन की गई यातनाओं को प्रदर्शित करते हैं। सेलुलर जेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। सौरपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम की गाथा बटुकेश्वर दत्त, बरिंद्र कुमार घोष, सचिंद्र नाथ सन्याल, विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल में कैद रखा गया था। विनायक दामोदर सावरकर ने सेलुलर जेल में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1757 लिखी थी। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित्रा ने जेल के भीतर की बदतर जीवन स्थितियों के सुधार की मांग को लेकर 1933 में जेल के भीतर भूख हड़ताल शुरू की थी। और लॉर्ड मेयो की हत्या। शेर अली ने 1872 में इसी जेल में वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। इस अपराध के लिए शेर अली को फांसी की सजा दी गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय तिरंगा फहराना। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 से 45 के दौरान पोर्ट ब्लेयर पर जापान का नियंत्रण हो गया था। इसके बाद जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारत की अस्थायी सरकार को सौंप दिया था। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेलुलर जेल के पास भारत की धरती पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जाने तो देशज जनजातियों की भूमि। इस द्वीप समूह पर ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनलीज, निकोबारी, सोमपेन जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम के इतिहास के बारे में चलिए जानते हैं। तो हुंडुमान मलय व्यापारी आसपास के द्वीपों में दासों के व्यापार हेतु मूल आदिवासियों को पकड़ने के लिए इसमें पश्चिम के द्वीपों पर जाते हैं। उन्होंने भगवान हनुमान के नाम पर इन द्वीपों का नाम हंडुमान रखा। महानक्कवरम 11वीं सदी की शुरुआत में चोल शासकों ने इसके दक्षिण द्वीपों को सामरिक नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। चोल शासकों ने इन द्वीपों को महानक्कवरम कहा था। इसका तमिल भाषा में अर्थ है खुली नंगी जमीन। नेकुवेरियन 13वीं शताब्दी के वेनिस यात्री मार्को पोलो ने इन द्वीपों को नेकुवेरेन नाम से संबोधित किया था। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का नाम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भी इस द्वीपों को नौसैनिक अड्डे के रूप में उपयोग करते थे। रास, नील और हैवलॉन द्वीपों का नाम बदलकर 2018 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदल कर रख दिया गया था। रास द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉन द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। कभी चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा रहे ये द्वीप अब भारत के रणनीतिक और विकासात्मक भविष्य की भूंजी है, जो इन द्वीपों के विशिष्ट ऐतिहासिक एवं समकालीन महत्व को दर्शाता है। तो ये रहा पूरा का पूरा कल्चर का करंट अफेयर। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।